हाय फ्रेंड्स, सो आई एम चंदन। फिर से हाजिर हूं आपके लिए। हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉयंसी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने देखा था एंड बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करना सीखे थे। सो बॉयंट फोर्स बेसिकली होता है माय डियर द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द दैट बॉडी, और दिस इज नथिंग बट रो जी वी इमर्स्ड। वी इमर्स्ड हमेशा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। एंड डेंसिटी किसकी लेते हैं? रो। रो इज अ फ्लूइड, बहुत बढ़िया। अब कुछ और चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं एक बात। मान लो हमारे पास माय डियर एक कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड फिल्ड अप है। इसमें कोई फ्लूइड है माय डियर जिसकी डेंसिटी है रो। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी है रो बी। बॉडी की डेंसिटी रो बी, और मान लीजिए इसका वॉल्यूम है वी। बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं कि जब इस बॉडी को इस वाले कंटेनर में, मतलब फ्लूइड में रखा गया, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी। कैसी बनी माय डियर? ऐसी। हमने देखा कि जब इस बॉडी को इस फ्लूइड में इमर्स कराया गया तो ये देखा गया कि ये जो बॉडी है हमारा कुछ ऐसे फ्लोट करता हुआ नजर आया, ऐसे। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि इस बॉडी का कुछ पार्ट इस फ्लूइड में इमर्स्ड है और कुछ पार्ट फ्लूइड के बाहर है, और ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है माय डियर, तो इस पे जितने भी लगने वाले नेट फोर्स होंगे वो जीरो होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रेशर इक्वल होता है दोनों साइड से, हर साइड से, तो वो क्या करेगा? कैंसिल करेगा। बट इन वर्टिकल डायरेक्शन वी नो दैट कि इस इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर देखें तो इसका खुद का एक वेट है, दैट इज mg ऑफ दैट बॉडी। बॉडी का mg और वाटर के द्वारा और फ्लूइड के द्वारा लगाया गया इस पे एक बॉयंट फोर्स, जो कि बॉयंट फोर्स हमेशा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये माय डियर इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। तो ये सिचुएशन थी। हमने इन दोनों फोर्स को इक्वेट किया और देखा कुछ रिजल्ट आता है। सो हमने किया mg इक्वल्स टू fb। बहुत बढ़िया। mg कैसे निकाले? मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? रो बी। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? v। तो इसका मास आएगा रो बी इंटू वी इंटू जी, दैट इक्वल्स टू। बॉयंट फोर्स कैसे निकालते हैं माय डियर? बॉयंट फोर्स होता है डेंसिटी रो वी जी। रो किसका लेते हैं? लिक्विड का, फ्लूइड का। सो रो जी वी इमर्स लिखते हैं, और वी इमर्स वाला पार्ट ये है। दिस इज द वी इमर्स। और वी इमर्स माय डियर आप देखेंगे वी इमर्स इज स्मॉलर देन वी, क्योंकि कुछ ही पार्ट वॉल्यूम, कुछ ही इस बॉडी का कुछ ही वॉल्यूम इमर्स्ड है, कुछ तो ऊपर है। समझ में? एंड वी इज द टोटल वॉल्यूम। वी इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत। आप देखिए जी जी कैंसिल हो गए। आप यहां पे देखेंगे रो बी टाइम्स वी इज इक्वल्स टू रो टाइम्स वी बार। विच वन इज स्मॉलर? v बार इज स्मॉलर देन v, मतलब ये v बड़ा है v बार से। इसका मतलब रो बी क्या होगा? रो बी रो से छोटा होगा। मतलब इस कंडीशन में रो बी इज स्मॉलर देन रो। यानी ये बॉडी फ्लोट करेगा। कब फ्लोट करेगा माय डियर? इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसकी डेंसिटी आपको पता है, और किसी फ्लूइड, कोई फ्लूइड है, उसका डेंसिटी पता है। अगर बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से कम हुआ देन बॉडी विल फ्लोट। मतलब उसका कुछ पार्ट इमर्स्ड होगा और कुछ पार्ट फ्लोट करता रहेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि यही जब बॉडी को इमर्स किया गया तो ये फ्लोट तो कर रहा था, बट ऐसे फ्लोट कर रहा था। मान लो द बॉडी इज फ्लोटिंग बट इट्स लाइक दिस। मतलब कि इसका ये कंप्लीटली इमर्स था, और इसका जो अपर सरफेस है वो वाटर के और फ्लूइड के सरफेस से मैच कर रहा था। तो यहां पे अगर देखेंगे इस सिचुएशन में, क्या v इमर्स्ड इक्वल्स टू v है, और अभी भी इक्विलिब्रियम है, तो ये वाला तो इक्वेशन वैलिड है। मींस रो बी इंटू वी इज इक्वल्स टू रो टाइम्स v इमर्स्ड। ये तो वैलिड है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। ये तो इक्विलिब्रियम के लिए आया ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बात समझ में आ गई सर? नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। अब इस समय ये देखना है कि v इमर्स्ड इज इक्वल्स टू v, क्योंकि जितना वॉल्यूम है बॉडी का उतना ही पार्ट इमर्स्ड है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या आया? रो बी इज इक्वल्स टू रो। ओ हो, यानी इससे ये समझ में आया कि व्हेन द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तब भी ये फ्लोट करेगा। लेकिन उस टाइम फ्लोट कैसे करेगा कि इसका अपर सरफेस एकदम मैच करेगा फ्लूइड के सरफेस से। क्या बात समझ में आया है? यानी फ्लूइड के फ्री सरफेस पे रहेगा ये, और इस समय भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक जब डेंसिटी बॉडी की कम थी, दूसरा जब बराबर थी। और एक कंडीशन क्या हो सकता है? व्हेन द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जब डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ये वाला अगर ज्यादा होगा,
इससे ज्यादा पार्ट तो इमर्ज हो ही नहीं सकता ना। देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या है आप समझना इस बात को, इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। मतलब फॉर इक्विलिब्रियम हम लिखे तो रो बी वी इक्वल्स टू रो वी बार, ये वैलिड होना चाहिए। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया सब। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि वी इमर्स्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी इमर्स्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो वी हो सकता है ना साहब, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला टर्म इससे बड़ा हुआ तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं आया ना। अगर ये वाला टर्म इससे बड़ा हुआ तो कभी ये इक्वल होगा ही नहीं और कभी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा ही। मैं बोल रहा हूं कि वेनेवर रो बी इज ग्रेटर देन रो, तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और जब इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो बॉडी कभी फ्लोट करता हुआ नहीं रहेगा। सो बॉडी होगा क्या, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका वेट ज्यादा होगा, और वेट किधर लगेगा, वेट मतलब mg ज्यादा, तो वो डाउनवर्ड लगेगा और बॉडी सिंक कर जाएगा। क्या बात समझ में आया, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। यानी हम बेसिकली देखें तो 3 कंडीशन आ गए। क्या कंडीशन आए वो मैं एक बार में दिखाता हूं, बाकी आप इसको समझ चुके हो तो लिख लो अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन आया उनको देखते हैं, क्योंकि इससे बहुत बार सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में आते रहते हैं, एकदम डायरेक्ट। आपको पता है तो कर दोगे, नहीं पता कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या है भैया, देखो हमारे पास 3 कंडीशन है, व्हेन रो बी इज स्मॉलर देन रो, व्हेन रो बी इज इक्वल्स टू रो, एंड व्हेन रो बी इज ग्रेटर देन रो। जब ये ऐसा होगा, मतलब बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तो बॉडी फ्लोट करेगा माइंड, बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, इट्स लाइक दिस। व्हेन जब ये कंडीशन होगा तो बॉडी क्या करेगा माइंड, तब भी बॉडी फ्लोट करेगा लेकिन कंप्लीट इमर्स्ड होगा, मतलब बॉडी इस सिचुएशन में ऐसे कंप्लीटली इमर्स्ड होगा। समझ में नहीं आया, जी हाँ। और जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन होगा माय डियर तो बॉडी सिंक कर जाएगा, बॉडी विल सिंक, वो सीधा सीधा तली पे जाके बैठेगा। क्या बात समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस डेंसिटी देखना होता है और कुछ नहीं देखना होता। क्लियर है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई सर। आप इसको लिख लीजिए और कुछ और चीजें आपको सिखाता हूं। आइए, एक बार जेईई मेंस ने एक क्वेश्चन पूछा, आप इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब जेईई मेंस का एक सवाल दिखाता हूं आपको, बहुत आसान सा, देखिए क्या है क्वेश्चन जेईई मेंस का। जेईई मेंस ने पूछा कि हमारे पास एक कंटेनर, भैया एक कंटेनर हमारे पास जिसमें कोई फ्लूइड है, एक बॉल है और फ्लूइड है, यहां पे फ्लूइड है, ओके। अब देखो ये फ्लूइड में ये बॉल जो है फ्लोट कर रहा है ना, और इसके ऊपर लेकिन और भी फ्लूइड है, 2 इमिसिबल फ्लूइड है। अब उनकी डेंसिटी कुछ इस तरह से गिवन है, कैसे गिवन है देखना, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी गिवन है ρ1, इसकी गिवन है ρ2, इसकी गिवन है ρ3, एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड क्या आप बताइए ρ1, ρ2, ρ3 में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ρ1, ρ2, ρ3, एंड ऑप्शंस आर सिंपल सर, ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल्स टू ρ3, ऑप्शन बी इज ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, ऑप्शन सी इज ρ1 इज लेसर देन ρ2 इज लेसर देन ρ3, एंड ऑप्शन डी इज ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3। ये 4 ऑप्शन जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2008 का, सॉरी 2002 का। अब बहुत ही आसान सा सवाल, क्या करना है, उन्होंने पूछा ρ1, ρ2, ρ3 के बीच में रिलेशन बताओ भैया। अच्छा बताओ सबसे हैवियर कौन होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, देखो सबसे नीचे ही, उसके बाद ρ2 और उसके बाद ρ1, क्योंकि अगर ρ2 ρ1 से भी कम होता तो यहां फ्लोट करता, यानी सबसे कम डेंसिटी किसकी, ρ1 की, उसके बाद ρ2 की, उसके बाद ρ3, सबसे मैक्सिमम ρ3। आंसर क्या है, आंसर है भैया ये 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जेईई मेंस में। समझ में आया, आसान सवाल, कुछ है ही नहीं यार, बच्चे जैसा सवाल है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इजी है, आप बस देखते जाओ। चलिए कुछ और अच्छे सवाल कराता हूं, आइए देखना भैया, बहुत ही उम्दा सवाल कराने जा रहा हूं, देखिएगा। मान लो अब यहां से जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सारे करेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब एक क्वेश्चन सीखा, फिर दूसरा सीखोगे, फिर तीसरा सीखोगे, और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे, ठीक है। आइए, तो पहले क्वेश्चन मैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेता हूं, एक बार और करा चुका हूं ऑलरेडी, बट फिर भी
देखना कितने भैया कर पाते हो आप लोग। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसको एक फ्लूइड में डाला गया। फ्लूइड की डेंसिटी माय डियर, फ्लूइड की डेंसिटी थी 3 रो एंड सिलेंडर की डेंसिटी है 2 रो। फ्लूइड की कितनी 3 रो और सिलेंडर की कितनी 2 रो, और ये जो टोटल हाइट है सिलेंडर का वो h है, ये गिवन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिंपल कि फाइंड दिस लेंथ, हाउ मच इज दिस लेंथ, ये क्वेश्चन है। फाइंड x, अगर ये फ्लोट करेगा ना, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी देखो किसकी ज्यादा है, लिक्विड की, फ्लूइड की ज्यादा है। फ्लूइड की अगर ज्यादा होगी तो ये फ्लोट करेगा, मतलब इसकी कम है। अरे बोलो जी हाँ। तो आप x फाइंड कीजिए, x चाहिए मेरे को। कैसे निकाले क्या करना पड़ेगा? क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका mg इसके बॉइंट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, खत्म। सो एक तो लग रहा होगा mg था डाउनवर्ड, और एक ऊपर क्या लग रहा होगा, बॉइंट फोर्स। आप ये मान लेना कि ये इसका एरिया a है, कुछ मान लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान। नीचे mg ऊपर fb, क्या दोनों इक्वल होंगे? जी हाँ। तो mg इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स। mg कितना होगा? मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कैसे निकाले? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? अच्छा, m किसका लिख रहे हैं? सिलेंडर का। तो मास कितना है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 2 रो। सो 2 रो। एंड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए चाहिए हमें एरिया इंटू लेंथ। एरिया इज a, लेंथ इज h। तो ये आ गया 2 रो a इंटू h। ये आ गया मास इंटू जी। नहीं आया? अरे ये डेंसिटी है ना साहब, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, हो गया खत्म, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अरे बोलो जी। बॉइंट फोर्स चाहिए। बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे? बॉइंट फोर्स होता है रो जी वी इमर्स। रो जी वी इमर्स। इमर्स पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। इमर्स पार्ट का वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम चाहिए, ये वाला। ये कैसे निकालेंगे साहब? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? ओ, टोटल h है, ये x है, तो ये कितना है? पूरा लेंथ h है, टोटल कंप्लीट लेंथ इज h, दिस वन इज x, तो हाउ मच इज दिस? h माइनस x। वेरी गुड। तो रो जी वी इमर्स। सो रो कितनी? रो मतलब फ्लूइड का डेंसिटी। तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी? 3 रो इंटू जी इंटू वी इमर्स। कैसे निकलेगी? एरिया इंटू लेंथ। सो a इंटू एच माइनस एक्स। क्या आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू ला सकते हो? जी हाँ, ला सकते हैं। क्या देखिए, a g a गए, क्या रो भी गए। यहां क्या बचा? यहां बचा 2h, और यहां क्या बचा? 3 इंटू एच माइनस एक्स। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? वेरी सिंपल, बहुत आसान। x को निकालना बहुत आसान है। सो 2h इज इक्वल्स टू 3h माइनस 3x। सो आप ऐसा करो, 3x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो 3x इक्वल्स टू h। अरे समझ में आ रहा है ना? सो x इक्वल्स टू हाउ मच? सो x इक्वल्स टू आ गया माय डियर h/3। कितना आया? x इक्वल्स टू h/3। x आया h/3, मतलब ये वाला लेंथ कितना है माय डियर? ये आ गया है h/3। मिल गया हमें। सिंपल, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अरे बोलो, आसान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई सर। अच्छा साहब, ठीक है, ये तो सिंपल था। अब इसी में क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम। अब क्या किया गया, इसी फ्लूइड में कोई दूसरा फ्लूइड पोर किया जा रहा है, मतलब और फ्लूइड डाला जा रहा है। क्लियर है ना? ठीक है सर, कैसे डाला जा रहा है देखो। पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसको समझ पाओ। इसको लिख लो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, अभी क्या हुआ भैया, ये हमारा कंटेनर, इसमें ये रहा भैया सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, और इसमें ये देखा गया कि यहां पे कोई दूसरा फ्लूइड था और यहां पे भैया कोई दूसरा फ्लूइड है। अलग अलग फ्लूइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। इसकी डेंसिटी ये देखेगी, इसकी 3 रो है, इस सिलेंडर का डेंसिटी है 2 रो, एंड ऊपर वाले जो इमिसिबल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो। 3 अलग अलग डेंसिटी। देखो, रो, 2 रो, 3 रो। क्या सिचुएशन सही है? सही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आ गई। और अभी इसका हाइट कितना गिवन है? अभी इसका हाइट गिवन है h,
एंड द क्वेश्चन इज फाइंड दिस मच लेंथ, ये x कितना होगा, क्वेश्चन ये है। मतलब ये सिचुएशन ऐसा कि इक्विलिब्रियम में है, सिलेंडर कैसा है, इक्विलिब्रियम में, और ये x निकालना है। क्या करे क्या करे क्या करे, फिर से वही नेट फोर्स को इक्वेट कर दो, खत्म। अच्छा नेट फोर्स, एक तो ये इसका एरिया ए मान लो। देखो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक तो बॉयंट फोर्स ये वाला लिक्विड लगाएगा और दूसरा कौन लगाएगा, ये वाला लिक्विड लगाएगा। क्या दोनों फ्लूइड के कारण इस पे बॉयंट फोर्स लगेंगे, जी हाँ, दोनों फ्लूइड के कारण इस पे बॉयंट फोर्स लगेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन होता है और इसका मास mg नीचे डाउनवर्ड, बस यही इक्वेट करना है। यानी एक तो इस पे इसका खुद का मास mg आएगा और बॉयंट फोर्स दो रीजन से आएगा, एक तो 1 के कारण, दूसरा 2 के कारण, यानी FB1 प्लस FB2। सही है ना साहब, वेरी गुड। यानी आप लिखोगे mg इज इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स 1 ड्यू टू 1 प्लस बॉयंट फोर्स ड्यू टू 2। मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, सिलेंडर का। डेंसिटी कितना माइडियर, 2 रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट, a इंटू एच इंटू जी। FB1 लिक्विड 1 के कारण लगाया गया बॉयंट फोर्स, वो होता है रो जी वी इमर्स्ड। रो मतलब 1 का रो, 1 का कितना है रो इंटू जी इंटू वी इमर्स्ड। वी इमर्स्ड मतलब 1 में कितना इमर्स्ड है, यानी 1 लिक्विड 1 में कितना वॉल्यूम है उस बॉडी का। समझ में आ रहा है ना सब, ठीक है। वैसे FB2 क्या लिखेंगे, FB2 लिखेंगे रो जी वी इमर्स्ड। अरे बॉयंट फोर्स होता है रो जी वी, तो रो किसका, लिक्विड 2 का, तो ये आएगा 3 रो जी इंटू वी इमर्स्ड इन 2। सेकेंड वाले लिक्विड में कितना इमर्स्ड पार्ट है, तो अगर ये x इमर्स्ड है यहाँ, तो यहाँ कितना बच गया, ये हो गया h माइनस एक्स। अरे आया ही नहीं तो मैं बोलो जी, आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आएगा 2 रो। अच्छा देखो एक चीज काम करते हैं, क्या यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, तो रो 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 रोना बंद हो, और यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, और यहाँ भी जी है, तो जी भी गए, तो बचे क्या यहाँ पे साहब, तो यहाँ बच गया 2AH। यहाँ पे वी इमर्स्ड चाहिए, कैसे निकालेंगे वी इमर्स्ड 1 में, तो एरिया इंटू हाइट, 1 का x है, तो a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वी इमर्स्ड, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना a, हाइट कितना h माइनस एक्स, सो 3a इंटू h माइनस एक्स। अरे बोलो क्लियर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या a यहाँ, क्या आप x नहीं निकाल सकते, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। तो ये आएगा भैया 2h दैट इक्वल्स टू x प्लस 3h माइनस 3x। ओ हो, सो 2h दैट इक्वल्स टू x माइनस 3x माइनस 2x, सो 3h माइनस 2x। सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, समझ में आ रहा है सब। अच्छा 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 अच्छा, क्या यहाँ से x निकाला जा सकता है, x निकालिए, 2x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सो आई थिंक x आ गया आपका, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहां से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 3h माइनस 2h, 3h माइनस 2h दैट इक्वल्स टू h। x कितना आया भैया, x आया h बाई 2। वाह, x कितना आया h बाई 2, मतलब ये लेंथ कितना है h बाई 2 है। क्या बात समझ में आया है, जी हाँ जी हाँ, समझ में आया था, ठीक है भैया। तो ये x मिल गया h बाई 2। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं एंड दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब एग्जाम इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछेगा वो भी बताता हूं, ठीक है। आप इसको लिखो और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखना माय डियर, पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें और दूसरा जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, देखिए बहुत ही आसान, पहले में सिर्फ एक ही फ्लूइड फिल्ड अप था और इसकी डेंसिटी 2 रो थी और इसकी डेंसिटी 3 रो थी, और आपसे x पूछा गया था, जबकि ये गिवन था, ये कितना था h, तो ये आ गया था x पूछाया था, कितना आया था x आया था h बाई 3। अरे बोलो जी, x आया था h बाई 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कराया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये कराया कि यही सिलेंडर था, अरे बोलो यही सिलेंडर था, इसकी डेंसिटी 3 रो थी और इसके ऊपर भी फ्लूइड था जिसकी डेंसिटी रो थी और इसकी डेंसिटी 2 रो थी, और इस बार भी इसका लेंथ h था और ये पूछा गया था ये लेंथ कितना है। सही है ना, ठीक है।
तो ये x पूछा गया था, इस समय x आया था h/2। अरे बोलो, x कितना आया था, h/2 आया था। तो हमें तो देखो दोनों क्वेश्चन में देखो अच्छे गौर से क्या समझ में आया आप। मान लो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछता वो एग्जाम, पूछता भैया कि ये 3 रो है, ये ऐसे है, आप बताओ पहले हाइट कितना, तो आप हाइट निकाल लेते हैं h/3। फिर बोलता अगर मैं यहां लिक्विड पोर करना चालू करूं रो डेंसिटी का, तो कब जाकर के इसका अपर सरफेस और लिक्विड का फ्री सरफेस मैच करेगा, कितना कॉलम ऑफ लिक्विड हमें फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इज कि हम कितने कॉलम तक इस रो वाले लिक्विड को फिल करें कि इसका अपर सरफेस, सिलेंडर का अपर सरफेस और लिक्विड का फ्री सरफेस मैच करे। तो कितना आप आंसर करते हैं? जो जाहिल बच्चा होता वो h/3 लगा के आता, क्योंकि उसको लगता कि हाँ या h/3 हो जाएगा तो फिल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो समझदार होगा वो समझेगा कि जैसे ही आप लिक्विड फिलअप करोगे तो प्रेशर नीचे का भी बढ़ेगा। देखो ये h/3 है, ये h/2 है, ये लेंथ ज्यादा, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है। जैसे आप लिक्विड फिलअप करोगे क्या उसके कारण भी बॉइंट फोर्स आएगा ना माय डियर, और बॉइंट फोर्स किधर आता है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो बॉइंट फोर्स जब आएगा तो इसको और ऊपर लेके जाएगा। समझ में आया? तो पहले सिर्फ इसका बॉइंट फोर्स आ रहा था इस लिक्विड का, अभी इस वाले लिक्विड का भी बॉइंट फोर्स आएगा, और जब इसका बॉइंट फोर्स आएगा तो ये और लेवल ऊपर होगा। तो कब तक फिलअप करना पड़ेगा, h/2 लेंथ तक। क्या कहानी समझ में आई आपको? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू थिंक एटलीस्ट। क्लियर है? ठीक है, आप इसको अपने लफ्जों में लिखो, अपने शब्दों में लिखो अच्छे से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और अच्छे अच्छे 1-2 सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हम ये बुयांसी चैप्टर पे आपको कुछ असाइनमेंट्स प्रॉब्लम मिलेंगे, आप प्लीज उनको जरूर करें। ठीक है, आइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में, आपको बताया होगा कि जब भी किसी आइस को वाटर के ऊपर रखते हैं, मतलब वाटर में रखते हैं, तो पहले तो वो फ्लोट करता है, और जब फ्लोट करने लगता है फिर आइस मेल्ट जब कर जाता है तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता। कल ही सिखाया ना, तो वाटर लेवल चेंज नहीं होता। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस ने 2002 में एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, आइए दिखाता हूं आपको क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक कंटेनर है, बुद्धि वाले सवाल, दिमाग लगाने वाले सवाल है माय डियर, आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। हाँ, ये हमारे पास एक कंटेनर है, क्वेश्चन सुनो अच्छे से। जेईई एडवांस 2002 का बहुत ही आसान, कोई न्यूमेरिकल, मतलब कोई ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिंपल दिमाग लगाना है। और इसमें भैया कोई फ्लूइड है, और इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है, और यहां पे एक कॉइन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कॉइन। और ये वुडन ब्लॉक है, और ये फ्लोट कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई साहब। अच्छा। जब ये फ्लोट कर रहा हो, अभी इस लिक्विड का कुछ हाइट होगा h मान लो, और ये कुछ इमर्स पार्ट होगा, मान लो ये x मान लो। उन्होंने पूछा, क्वेश्चन क्या था सुनो, जब ये कॉइन इस फ्लूइड में गिर जाए या गिरा दिया जाए तो व्हाट विल हैपन टू द लेवल h एंड लेवल x। मतलब ये कि अभी कॉइन इसके ऊपर है, कॉइन है, कॉइन मेटल का होता है ऑब्वियसली, वुड से ज्यादा हायर डेंसिटी का होगा। हाँ, अगर ये कॉइन यहां गिर जाए फ्लूइड में, तो अगर फ्लूइड में गिरेगा तो ये लेवल ऑफ लिक्विड का क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो इमर्स्ड पार्ट है वुड का, उसका क्या होगा। सो एक्स बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो चर्चा करते हैं, आइए समझते हैं इस बात को। थोड़ा आप सोच लो पहले, क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे देता हूं ताकि आप समझ पाओ। What will happen to x and h? What will happen to x and h? x और h का क्या होगा भैया? So for x, options are x will increase, option B decrease, option C same, remain same, option D can't say. And can't say you don't have to take this. ये तो बस ऐसा ही ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया मैंने। H के लिए अगर बोलूं, H के लिए भी सेम ऑप्शंस, ऑप्शन A इंक्रीजेस, ऑप्शन B डिक्रीजेस, ऑप्शन C रिमेन सेम, एंड ऑप्शन D कांट से। आपको सोचना है क्या करोगे।
व्हाट विल हैपन टू एक्स एंड एच? बहुत सिंपल सा सवाल भैया। अच्छा, एक्स का क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक, जब ये कॉइन गिरेगा तो इस पर से एक वेट हल्का हो जाएगा, और जैसे ही इसका वेट हल्का होगा, क्या ये वुडन ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा? जब वुडन ब्लॉक ऊपर आएगा, एक्स क्या होगा भैया? एक्स बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट? घटेगा। वेरी गुड। सो एक्स विल डिक्रीज, ये तो सिंपल है, एक्स तो घटेगा। अच्छा, एच का क्या होगा? एच का क्या होगा? एच का समझते हैं थोड़ा, ये अच्छा है। एच का क्या होगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो, अब थोड़ा समझने वाली बात है, मैं मिटा रहा हूं ऑप्शंस वगैरह, अब सुनना, इसको समझना। मान लो कि ये कॉइन यहां से गिर गया, पहले अभी यहां था, मान लो, पहले रख दो, तो इसका कुछ अपना मास होगा, मास ऑफ कॉइन, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, डेंसिटी ऑफ कॉइन मान लो, वाटर मान लो, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी रो ऑफ वुड मान लो। अरे बोलो जी, ठीक है भैया, ये सब कुछ मान लिया हमने, ठीक है। अभी कितना लेवल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। अगर ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा तो ये लेवल और राइज होगा ना भैया? हाँ, तो पहले देखते हैं कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया इस वुडन ने। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, माय डियर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चाहिए मेरे को। कैसे निकाले? हमें कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है इस वुड ने, ये पहले पता करना है। अच्छा ठीक है साहब, कैसे निकालेंगे? क्या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पे ही हमें वो, अभी ये इक्विलिब्रियम है ना, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ और जो नेट अपवर्ड लग रहा होगा वो इक्वल होगा? हाँ जी। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सुनना, अच्छे से समझना। हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं टोटल मास, लेट्स सी, हम लिख सकते हैं मास ऑफ द वुड प्लस मास ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। मास ऑफ द वुड इंटू जी, वेरी गुड, इंटू जी भी लिखना पड़ेगा, क्लियर? सो मास ऑफ वुड प्लस मास ऑफ कॉइन इंटू जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना होता है? रो जी वी इमर्स्ड। सो रो जी वी इमर्स्ड, और वही तो डिस्प्लेस्ड पार्ट है, वेरी गुड। सो जी गए, रो मतलब फ्लूइड का। मास ऑफ वुड कैसे लिखोगे? मास ऑफ वुड लिखने के लिए वॉल्यूम, अरे मास ऑफ वुड प्लस मास ऑफ कॉइन जो भी है, इससे मतलब नहीं है। अभी इधर देखो, सो वी इमर्स्ड कितना आया, देखो वी इमर्स्ड जो आया, मास ऑफ वुड अपॉन रो प्लस मास ऑफ कॉइन अपॉन रो, क्लियर है? ये डिस्प्लेस्ड पार्ट है। कब? जब कॉइन इसके ऊपर था तब। अब मान लो ये कॉइन गिर गया, कॉइन क्या हो गया? गिर गया। जब कॉइन ये गिर गया यहां, तो ये तो ऊपर आया ना साहब, ये ऊपर आया तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इसके कारण घटा, लेकिन ये अंदर आया तो उसके कारण भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इसने भी कुछ फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो अभी आफ्टर फॉलिंग द कॉइन, जब कॉइन फॉल कर गया, आफ्टर फॉलिंग कॉइन वी इमर्स चाहिए, कितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है? तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा माय डियर, यहां डिस्प्लेस लिख रहा हूं क्योंकि इमर्स्ड वाला पार्ट तो एक तो इसके कारण कितना होगा? इसके कारण तो होगा मास ऑफ वुड बाई रो, ठीक है, प्लस इसके कारण कितना होगा? इसके कारण होगा मास ऑफ कॉइन, इसका कंप्लीट वॉल्यूम, और कंप्लीट वॉल्यूम कितना है इसका? मास ऑफ कॉइन अपॉन रो सी। अरे वॉल्यूम चाहिए ना, मास बाई रो नहीं आया, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। अरे होगा कि नहीं? लेकिन यहां पर सर आपने मास ऑफ वुड बाई रो ऑफ वुड नहीं लिखा है, रो लिखा है। अरे इसका कंप्लीट वॉल्यूम थोड़े इमर्स्ड है, ये तो यहां से निकाला, अरे बॉइंट फोर्स से नहीं आया। हाँ, ये वाला तो बॉइंट फोर्स से निकाला। तो ये वाला डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम देखो, और ये वाला डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम देखो, और दोनों में समझो। देखो ये और ये टर्म तो सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये टर्म और ये टर्म तो सेम है। लेकिन इस टर्म में देखेंगे विच वन इज हैवियर। ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ कॉइन वाटर के डेंसिटी से तो बहुत ज्यादा होगा, तो अगर ये टर्म बहुत ज्यादा होगा तो ये टर्म क्या होगा? कम होगा, और अगर ये टर्म कम होगा तो ये वाला टर्म इससे कम होगा। मतलब वी डी इज स्मॉलर देन वी इमर्स्ड। मतलब अभी आफ्टर फॉलिंग द कॉइन, जब कॉइन गिर गया है उसके बाद जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो पहले वाले डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से कम है, पहले वाले डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से कम है। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, क्या लेवल उतना ही ज्यादा होगा? हाँ, यानी अभी अगर कम हो गया यानी लेवल बढ़ा या घटा? घट गया है। सो एच विल डिक्रीज। एच क्या होगा माय डियर? डिक्रीज। ऑप्शन जो भी था वो आप लगाएंगे।
पहले बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, थोड़ा बुद्धि से भी सोचेंगे ना तो समझ पाएंगे। कैसे भाई साहब? अभी देखो ये कॉइन है, कॉइन तो बहुत हैवी होता है ना। अभी कॉइन ऊपर जब था तो वुड अंदर था, वुड का वॉल्यूम अंदर है। जैसे ही कॉइन गया तो अभी बस कॉइन का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। वुड का जिस टाइम वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, और जब कॉइन चला गया तो कॉइन का वॉल्यूम तो कम है ना साहब, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ही मान लो, तो फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो कम हुआ ना। और जब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कम हुआ इसका मतलब लेवल गिरा। ये 2002 का क्वेश्चन, अच्छा सवाल। दो चीज पूछे थे उन्होंने पूछा था एक्स का क्या हुआ, एच का क्या हुआ, तो दोनों क्या हुआ, दोनों डिक्रीज हुआ। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ऐसा। चलो थोड़ा और देख ले क्या? हाँ देख लेते। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है? और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। क्वेश्चन क्या, ये देख लो अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है इस तरह से। कंटेनर में भैया एक स्टिक है जो ऐसे है, इट्स अ स्टिक। एक स्टिक है जिसका लेंथ गिवन है, इसका जो लेंथ है स्टिक का लेंथ गिवन है 1 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। और इसमें एक फ्लूइड है, फ्लूइड क्या, वाटर है। क्या ये वाटर है जिसका हाइट गिवन है 0.5 मीटर। बहुत बढ़िया। और ये जो स्टिक है, वुडन स्टिक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.5 वुड की। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये एंगल कितना होगा, फाइंड थीटा, फाइंड दिस एंगल। ये थीटा कितना है इफ दिस स्टिक इज इन इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन और ये भी बोला कि ये थीटा 0 नहीं होना चाहिए, थीटा इज नेसेसरली नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब ये ऐसे खड़ा नहीं है, ये किसी एंगल पे ही है और कुछ भी नहीं लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है। सो फाइंड द एंगल थीटा। दिस इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। और कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आपको दिए जा रहे हैं, उनको भी सॉल्व करें, ठीक है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।